हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे जी जान से लगे होंगे। आपको हिंदी को लेकर काफ़ी सारी दुविधाएं होंगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में तो काफ़ी ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। इस हिसाब से आपने आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा नंबर तो आएंगे नहीं। साथ साथ आपने हिंदी की बहुत अच्छी पढ़ाई भी नहीं की होगी, क्योंकि आपको तो पहले से ऐसे मन में बैठा होगा कि हाँ, हम हिंदी में तो अच्छा नंबर आ ही जाएगा मेरा। और हर एक जगह हिंदी पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को सही से जानना पड़ेगा और उनके उत्तर कैसे लिखेंगे इन सब बातों को जानना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आपको 5 नंबर प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके बुक से आपके एग्जाम में, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन प्रश्नों का उत्तर आप याद कर लेंगे तो संभावना है कि वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। उन सभी प्रश्नों को आज देखेंगे और उनका उत्तर कैसे लिखते हैं इस बात को भी देखेंगे। साथ साथ मैं एक प्रश्न आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसके आधार पे 2-4 प्रश्न ऐसे भी बताऊंगा जिसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। बिहार बोर्ड हिंदी 2023 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा तो आज आपका 5 नंबर पक्का क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूं जो हर एक बार पूछे जाते हैं और इस बार भी इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गिरधारी का चरित्र चित्रण करें। आपके एग्जाम में सबसे पहला तरीका है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछने का, चरित्र चित्रण। ठीक है, अब चरित्र चित्रण पूछता है तो उसमें हम लोग को लिखना क्या रहता है। तो देखिए, कोई भी स्टोरी होगा, उस स्टोरी का एक पात्र होगा, उस पात्र का उस स्टोरी में क्या रोल है, वह किस स्वभाव का है, इसी को कहते हैं, उसी को लिखना को कहते हैं हम लोग चरित्र चित्रण। जैसे कि यह गिरधारी का चरित्र चित्रण है तो उत्तर में लिखेंगे गिरधारी। अच्छा, गिरधारी जो है किस कहानी का पात्र है? तो गिरधारी विष के दांत कहानी का पात्र है, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो उसी का एक पात्र है। तो गिरधारी कैसा आदमी था? तो देखिए, गिरधारी सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी था और वह एक दब्बू आदमी था। दब्बू माने समझते हैं ना, जिसको कुछ भी बोल दिया जाए और चुपचाप सुन के रह जाए, कुछ जवाब नहीं दे, नहीं, लेकिन उसके दिमाग में चले कि हाँ इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन दे नहीं पाए। तो गिरधारी सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी था और एक दब्बू आदमी था। अपने मालिक की अनुपयुक्त बातों, यानी जो उपयुक्त नहीं हो, जी जी कहने में संकोच नहीं करता था। माने खुल के कुछ भी कह, वह खुलकर अन्याय का विरोध नहीं करता था। माने अपने मालिक की बातों का, जो खराब बातें होती थी उनका विरोध भी नहीं कर पाता था वो। और अपनी प्रताड़ना का बदला अपने पुत्र को पीट कर निकालता था। माने जब भी ऑफिस में वो डांट सुनता था सेन साहब से, तब जाके अपने बेटे को मारता था। यद्यपि गिरधारी प्रत्यक्ष रूप से अन्याय का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, किंतु अन्याय का विरोध करने की भावना उसके मन में थी। यही कारण है कि उसे नौकरी से बेकसूर निकालने वाले सेन साहब के पुत्र कासू को जब उसके मदन ने पीटा और उसके दांत तोड़ देता है तो गिरधारी बेटे पर नाराज नहीं होता, वरन गोद में उठा लेता है। तो आपने विष के दांत कहानी में देखा था कि गिरधर का बेटा मदन जब कासू उसके पास लट्टू खेलने आया और कहा कि मुझे भी लट्टू दो, मुझे भी खेलना है, तो मदन ने कहा कि जा अपने घर से लट्टू लेके आ, तब आके खेलना। तो इस पर कासू गुस्सा आ जाता है और जो है मदन को एक गुस्सा तैस में दे देता है। तो मदन ने क्या करता है, उससे भिड़ जाता है, दोनों में काफ़ी मार होती है और मदन जो है कासू के 2-2 दांत तोड़ डालता है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे।
चलिए, तो उसी मदन का पिता था गिरधर, और जब ऐसा करके आता है मदन घर पे छिपे छिपाए, लेकिन गिरधारी को पता चल जाता है, तो गिरधर क्या करता है, गिरधर जो है अपने बेटे को यह बात जानकर गले लगा लेता है, जबकि उसको इसी कारण नौकरी से भी सेन साहब ने निकाल दिया रहता है। तो इससे पता चलता है कि गिरधर जो है सेन साहब का विरोध करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता था। इस प्रकार गिरधर, यहाँ पे गिरधारी लिखा गया है, गिरधर होगा। गिरधर निम्न वर्ग का निरीह और दब्बू व्यक्ति है, जो अन्याय का प्रतिकार तो करना चाहता है किंतु नहीं कर पाता। चरित्र चित्रण समझ में आपको अच्छे से आ ही गया होगा। चलिए एक और चरित्र चित्रण देखते हैं। देखिएगा इसका आंसर, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। या इसको ऐसे भी पूछता है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक के घर को छोड़ दिया। दोनों बातें, दोनों का आंसर सेम ही लिखेंगे। तो लिखेंगे बहादुर कहानी का नायक है, और इस पाठ का भी नाम बहादुर है ना जी, और इसके लेखक कौन है, अमरकांत हैं। उम्र बहादुर की कितनी है, 13-14 वर्ष है। ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंसिया को पीट दिया था, इसीलिए माँ ने उसे भी कस के पीट दिया था। नेपाल से भागकर नौकरी करता है कौन, बहादुर। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर तो दुखी होता है, किंतु फिर से उसे भूलकर काम पर लग जाता है। देखिए यहाँ पे बहादुर का इस क्या बताया जा रहा है, स्वभाव बताया जा रहा है। तो चरित्र चित्रण में उसका चरित्र, उसका स्वभाव, इसी बात को हम लोग बताते हैं। उसमें मानवीय भावनाएं हैं। मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है, उन्हें कम काम करने को कहता है। वह अपने आप तो खुश रहता ही है और रात को सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाता भी है। अब एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जब भी 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे तो एक स्टेंजा में नहीं लिखना है, उसको तोड़ तोड़ के लिखना है, ताकि जो आंसर आपका पढ़े उसको भी मन लगे पढ़ने में, छोटा छोटा स्टेंजा देख के। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, स्टेंजा उसको दूसरा स्टेंजा लिखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वह क्या है, स्वाभिमानी है और ईमानदार है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता और काम छोड़कर क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये थी हमारी बहादुर कहानी, और इसका नायक कौन है, बहादुर है, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर था, और निर्मला ने उसके दिल बहादुर नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, इसी टाइप के चरित्र चित्रण से संबंधित आपसे पूछ सकता है कासू का, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ, कासू या खोखा कह सकते हैं। पूछता है कासू का चरित्र चित्रण करे या खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसके अलावा पूछ लेता है मदन का, नहीं, खोखा, मदन। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है निर्मला का और किशोर का। तो इन लोगों का जो चरित्र चित्रण है जरूर ध्यान में रखिएगा। और उधर हम लोग वर्णिका में जाएं तो वर्णिका में मंगमा का पूछता है, नहीं, मंगमा के अलावा किसका पूछता है, माँ का पूछता है, माँ कहानी के। वल्ली अमाल का पूछता है, नंजमा का पूछता है। तो इनमें से किसी न किसी का एक चरित्र चित्रण जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, चरित्र चित्रण के बाद आपके एग्जाम में सारांश टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कहेगा कि किसी पार्ट का सारांश दे देगा, कहेगा कि लिखिए। जैसे कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब की बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। या ये अभी क्वेश्चन पूछता है कि लेखक ने यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने किन चीज़ों को खराब बताया, क्या आपत्तियां बताई है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए, जब भी सारांश पूछता है तो सबसे पहले कि वह पाठ कौन सी विधा है, इसके लेखक कौन है, कहाँ से लिया गया है, ये सब बातें लिखते हैं। तो लिखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ एक निबंध है जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यह पाठ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव द्वारा जाति भारत का उच्छेद के रूप में किया गया है।
अब देखिए इस पाठ में बताया किया गया उसको लिखते हैं और छोटा छोटा स्टेंजा में तोड़ कर लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। तो लेखक बताते हैं कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, लेकिन श्रमिक विभाजन तो आवश्यकता नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इन्हें ऊंच नीच का भी भेद कर देती है, अब विशेषकर भारत की जाति प्रथा। नहीं जी, इसके बाद लेखक आगे बताते हैं, फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि लेखक आगे बताते हैं वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपने काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता से आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को भी जन्म देती है। और भारत में गरीबी और बेरोजगारी का एक मूल और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। नहीं, इसके लास्ट में लिखेंगे कि लेखक ने क्या उपाय बताया है इसको। तो लेखक लास्ट में कहते हैं कि अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो ये था जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ का सारांश। इसी तरह के कई और सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा पाठ का सारांश देखते हैं, जो कि एक यात्रा वृतांत है और इसका नाम है आविन्यो। आविन्यो जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी, आप जानते हैं। तो इसको भी दो तरह से पूछा जा सकता है कि आविन्यो पाठ का सारांश लिखिए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आविन्यो में लेखक ने क्या देखा, क्या पाया, वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कि आविन्यो पाठ यात्रा वृतांत है जिसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। इसमें लेखक ने अपने आविन्यो यात्रा के बारे में बताया है। अब देखिए क्या बताया है उन्होंने, इसी पाठ में देखते हैं। तो सारांश में लिखेंगे कि आविन्यो फ्रांस में रण नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है जो कभी पोप की राजधानी था। आज यह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक स्वतंत्र भाग विल्लनौ ल आविन्यो अर्थात नई बस्ती है। रोन नदी के दूसरे ओर, रोन नदी के एक साइड क्या है, आविन्यो है, और दूसरे ओर विल्लनौ ल आविन्यो यानी एक नई बस्ती है। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने यहीं पर एक किला बनवाया था। कहाँ पर? विल्लनौ ल आविन्यो में। उसी में एक ईसाई मठ भी है जिसका नाम है ला सत्रुज। नहीं, माने रोन नदी के इस किनारे आविन्यो और उस किनारे ला सत्रुज। क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। किस पर? ला सत्रुज पर। सदी के आरंभ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और उसमें कला केंद्र की स्थापना की गई। नहीं, और यहाँ रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार कुछ समय पहले रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ अनेक सुविधाएं भी हैं, जैसे कि या ला सत्रुज में जो है यहाँ अनेक सुविधाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं की दुकान है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, साथ साथ रेस्तरां भी हैं। नहीं,
अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार ने ला शत्रुंज में रहकर कुछ काम करने का न्योता दिया। वे गए और वहां 19 दिनों तक रहे। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न काफी पूछा जाता है, कितने दिनों तक? 19 दिनों तक। और इस सारे पाठ का सारांश कैसे लिखते हैं ये सब भी आपको समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं आप लोग कितना छोटा छोटा स्टेंजा में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, और उस निपट एकांत में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं की है। दरअसल आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का नाम ही है द मादामोजेल द आविन्यो। यहाँ यही यथार्थवादी आंद्रे बेता, देने सौ और पॉल एलुआर ने संयुक्त रूप से कितनी रचनाएं की? 30। इन कविताओं में वहाँ का एकांत, निविड़, सुनसान रातें और 3 प्रतिबिंबित है। यहाँ की रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कौन बताते हैं? अशोक वाजपेयी। नदी किसी की अनदेखी नहीं करती, सबको भिगोती है। निरंतरता नदी और कविता, निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। तो ये था आविन्यो पाठ का सारांश। ऐसे ही बहुत सारे पाठों का सारांश पूछा जाता है, जैसे कि विष के दांत, बहादुर और मछली। इन 3 पाठ का सारांश जरूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये दोनों सारांश आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं है, तो इसको तो मोस्ट क्लियर करना है। चलिए, इसके बाद सवाल आते हैं सप्रसंग व्याख्या से। किससे? सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग मतलब क्या होता है? सप्रसंग मतलब होता है प्रसंग के साथ, माने प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना। और प्रसंग माने क्या होता है भैया? प्रसंग माने होता है कि जो लाइन दिया गया है वास्तव में ये कहाँ से लिया गया है ना, ये कहानियाँ में क्या बताया गया है। तो वो पहले लिख देते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, इस लिखा कौन है। उसके बाद जो है उसका व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली व्याख्या है, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि यह जो लाइन है आपको किस पाठ का लग रहा है? तो सिंपल सा आप बता देंगे कि यह मछली पाठ का है, जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। नहीं तो देखिए, इसको लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली बाग 2 से संकलित विनोद कुमार शुक्ल की कहानी मछली से क्या है? उद्धृत है, माने ली गई है। इस पंक्ति में कहानीकार ने, अब देखिए, अब ये हो गया, ये तो ऊपर वाला हमारा क्या था? ऊपर वाला हमारा था प्रसंग, और नीचे वाला हम क्या लिख रहे हैं? व्याख्या। आप चाहे तो इसको डैश देके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कि इस व्याख्या कैसे लिखेंगे करेंगे। इस पंक्ति में कहानीकार ने बाल सुलभ धारणाओं का उल्लेख किया है कि बच्चा जो है हाथ में मछली लिया हुआ है, बारिश हो रहा है, बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने जो उसमें पानी लगा जमा करने ताकि मछली मरे नहीं। तो ये बाल सुलभ ही प्रकृति है ना। तो बाल सुलभ धारणाओं का उल्लेख किया है। यहाँ पे संतू और नरेन मछलियाँ लेकर घर जा रहे थे कि बूंदाबांदी होने लगी और वे खड़े हो गए और आकाश की तरफ झोला का मुंह खोल दिया ताकि पानी मछलियों को मिले और वे मरे नहीं। पानी के बिना मछलियाँ जीवित नहीं रहती, किंतु नदी के जल और वर्षा की बूंदों में तो अंतर होता है। बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते और इसी भावना की अभिव्यक्ति इस पंक्ति में लेखक द्वारा की गई है। तो यह तब पहला सप्रसंग व्याख्या। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं चाहता हूँ सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए, इसकी सप्रसंग व्याख्या करें। एक बात बताइए, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो आप कहेंगे कि यह शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। नहीं, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2
के से संकलित महात्मा गांधी की निबंध शिक्षा और संस्कृति से उद्धृत है। इसके द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं? इसके द्वारा महात्मा गांधी बताना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा जो है प्रायोगिक रूप से होनी चाहिए, माने उनको स्किल सिखाना चाहिए, उद्योगों में काम करके बताना चाहिए। ये नहीं कि उसको पढ़ा दिए, सब कुछ बता दिए और सिखाए हैं ही नहीं। तो इसमें लिखा गया है, इसमें लिखेंगे व्याख्या करते हुए कि गांधी जी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के जरिए ही दी जाए। दस्तकारी या उद्योगों की शिक्षा से मनुष्य स्वावलंबी तो होता ही है, अपितु उसमें आत्मविश्वास भी होता है। ऐसा कहते हुए गांधी जी का ध्यान गांव की गरीबी और इससे पनप रहे आक्रोश पर भी है। दस्तकारी और उद्योग की शिक्षा से गांव में गरीबी दूर होगी और नगर तथा गांव की खाई पटेगी, जिससे देश में सामाजिक बदलाव आएगा। गांधी जी का यही उद्देश्य है। तो सप्रसंग व्याख्या में कुछ और व्याख्या भी जरूर कर लीजिएगा आप लोग, जैसे कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। बताइए कौन से पाठ से है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा और भी कुछ कर लीजिएगा, जैसे लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं या उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ठीक है, ये दोनों तो जरूर ही कर लीजिएगा। ऐसे ही चलकर लड़के जो है गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए हैं? 20 के दांत से। इसके अलावा कुछ और कर लीजिएगा, जैसे कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ये भी जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावे एक दो और कर लीजिएगा, जैसे कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, इसका भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कर लीजिएगा, खुदा फटा सूर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो ये सभी व्याख्याएं भी आप जरूर कर लेंगे। बाकी ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, वो था पंक्ति था किसका? गद्य का। ये पंक्ति किसका है? यह पंक्ति है काव्य का। ठीक है, तो सेम इसमें भी करना है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी शीर्षक रचना से ली गई है, जिसके कवि कौन है? प्रेमघन है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रसंग। इसके बाद लिखेंगे व्याख्या। कहेंगे क्या? इस पंक्ति में कवि प्रेमघन ने भारत की एक विचित्र स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि आज देश में हालत यह है कि भारत की पहचान कठिन हो गई है। रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा और भाषा में अमूल बदलाव आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनुज भारती। मनुज माने मनुष्य, भारती देखी कोई, माने भारतीय मनुष्य को देखकर कोई सकत नहीं पहचान ही नहीं सकता है कि वो भारतीय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय मनुष्य का रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, भाषा बदल गया है। वे सारी चीजें लुप्त हो गई है जो एक भारतीय की पहचान थी। मसलन भारतीय लिबास छोड़कर लोग कोट पैंट पहनने लगे हैं, अंग्रेजों की तरह रहने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, देसी भाषा छोड़ विदेशी भाषा अंग्रेजी बोलने लगे हैं। देश के लोगों में पहचान का संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसे लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या। इसके अलावा एक और देख लेते हैं। इसका क्या करना है? इस पद्यांश का भाव अपने में भाव लिखना है। अब देखिए, कुछ इसमें कविताओं में भी सप्रसंग व्याख्या जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि करेल के कुंजन ऊपर बारो, इसका जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावे आप कर लीजिएगा अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये भी जरूर कर लीजिएगा। मन पावन चित चोर पलक ऊट नहीं करी सको, इसका भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पद्यांश का भाव कैसे लिखते हैं, माने भावार्थ लिखने के लिए एग्जाम में आता है, उसको कैसे करेंगे। तो देखिएगा, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोकी राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो वो कविता सुनकर तो आपको लग ही गया होगा कि यह
जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश जनतंत्र का जन्म पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कवि जनता के भोले भाले स्वरूप के पश्चात उसकी शक्ति का उल्लेख करते हुए कहता है कि जनता सामान्यतः शांत ही रहती है, किंतु अन्याय और अत्याचार की जब हद होने लगती है तो जनता क्रुद्ध हो जाती है, और क्रुद्ध होकर जब हुंकार भरती है, दहाड़ती है, तो उस हुंकार से अत्याचार के संस्थान भरभरा कर गिर पड़ते हैं और वह राजाओं की ताज हवा में उड़ा देती है। जनता के क्रोध का सामना करना किसी के वश की बात नहीं, वह समय की धारा भी बदल देती है, वह जो चाहती है वही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जनता जागती है तो क्रांति होती है और राज व्यवस्था भी बदल जाती है। इसलिए जनता पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कविता से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, और ये भी एक ही हमने क्वेश्चन लिया है। कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं? इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, कवि जीवनानंद दास ने बंगाल में जन्म लिया, वहीं पले, वहीं जीवन व्यतीत किया। बंगाल उनके रोम रोम में बस गया। वे इतने अभिभूत हुए कि कहते हैं कि अगले जन्म में भी इसी धरती पर लौटकर आऊँगा। यह वह धरती है जहाँ धान के खेत ही खेत हैं। यहाँ की नदियाँ इसी भूमि को अपने जल से धोती है। मुझे अत्यंत प्रिय हैं खेत, प्रिय है नदियाँ, इसलिए एक दिन मैं इसी बंगाल में यहाँ की किसी नदी के किनारे मैं लौट कर आऊँगा, यहीं जन्म लूँगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, ये वर्णिका का क्वेश्चन है। मैंने बहुत सोच समझकर इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि मंगमा का चरित्र चित्रण पूछा जा चुका है। नहीं तो अब लक्ष्मी का एक चरित्र चित्रण देख लेते हैं। इसको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। दोनों तरह से पूछ सकता है। लिखेंगे, खैर ये आपको जानना चाहिए कि लक्ष्मी जो है उड़ीसा गांव की थी। नहीं, और यह ढहते विश्वास कहानी की पात्र है। तो लक्ष्मी उड़ीसा गांव के घरेलू स्त्री है। वह कर्मठ है। उसके पति का नाम लक्ष्मण है, जो कि कोलकाता में काम करता है, और जो कुछ उस भेजता है उससे 4 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती। लक्ष्मी के कितने पुत्र थे? 4। और लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ चीट-फूट काम कर खाना दाना करती है। वह पति परायण है। पति के परदेसी होने का उसे दुख है, फिर भी अच्छे दिन के इंतजार में जी रही है। लक्ष्मी को आकाश का ज्ञान है। देखते ही वर्षा होने छूटने का अनुमान कर लेती है। वह सामाजिक भी है, जैसे कि जब बाढ़ का खतरा आता है तो वह अपने बेटी को खुशी खुशी बांध की रक्षा करने के लिए भेज देती है। इससे पता चलता है कि लक्ष्मी जो है सामाजिक कामों में भी भाग लेती थी और लड़कों का उत्साह भी बढ़ाती है। लक्ष्मी दूरदर्शी और चतुर है। लक्ष्मी ममतामयी है। जब आती है तो अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान को चल पड़ती है। बड़े बेटे के लिए पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है। उसके लिए उसका जी कचुटता है, और बाढ़ में जब उसका गोद का बच्चा बह जाता है तो वह चीखती है, चिल्लाती है, किंतु एक दूसरे नन्हे बच्चे को देखकर स्नेहवश उसके मुंह में अपना स्तन लगा देती है, और उसे यह भी सुध नहीं है कि वह बच्चा इस संसार में है ही नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो है कर्मठ, कुशल और पतिपरायण, दायित्व बोध वाली स्त्री और ममतामयी माँ है। इसके अलावे वर्णिका से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने एक सिंपली आपको तरीका बताया है कि किस तरह आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे अगर यह प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता तो इससे रिलेटेड जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, जैसे कि नंजमा का चरित्र चित्रण, मंगमा का चरित्र चित्रण। कई बार आपको
कौन पाठ का नाम दे दिया रहता है, जैसे कि मछली का सबसे ज़्यादा दिया रहता है, कहता है इस पाठ के नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप उस टाइप के भी क्वेश्चन को कीजिएगा। इसके अलावा सीता का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है, बात बुझा है ना। तो इन सब प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका 5 नंबर पक्का क्लियर रहेगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी एग्जाम को लेकर सहूलियत हुई होगी 5 नंबर को लेकर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।